बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक बकरी का बच्चा अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम था भोलू। एक दिन भोलू की माँ बहुत ही बीमार पड़ डच गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वह ठीक नहीं हो पाती है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। भोलू अपने माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ डाच कर क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में अब कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं अब किसके पास रहूंगा? दरअसल भोलू अभी बहुत ही छोटा था। वो बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता था। वह सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसके में बहुत ही समझ थी। वह जैसे तैसे अपने माँ की शरीर को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता है। माँ के मरने के बाद वह बहुत ही अकेला हो जाता है। वह दूसरे बकरों के साथ घुलने मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी बकरे भगा देते हैं। तब वह बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ डाच कर चली गई? मुझे अकेला देखकर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करा रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर भोलू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर एक हिरानी पर पड़ती है। हिरानी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भोलू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड्डा हो जाता है। फिर हिरानी भोलू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ रखना नहीं चाहता। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने साथ एक बकरी के बच्चे को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत कम आऊँगा। मेरा विश्वास करो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम मेरे किसी कम नहीं आओगे। चले जाओ, मेरे सामने से जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते भोलू वहां से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अब चलते चलते बहुत ही थक चुका था और उसे बहुत भूख भी लगी थी। भोलू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उससे कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए फल लाई हूँ। अगर तुम्हें फल खाना है तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देता हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उनमें से वह भोलू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद भोलू आराम से उसी पेड़ के नीचे सो जाता है और उस दिन से उधर ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वह जंगल में जल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरानी वहां से गुजरती है, तब वह उस जाल में फंस जाती है। हिरानी जाल से बाहर निकलने के लिए छात पटती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। तभी वहां तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए भोलू वहां पहुंच जाता है और वह देखता है कि हिरानी शिकारी के जल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरानी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर मवेशी सीकरी आ जाएंगे और इस हिरानी को पकड़ डिहच कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा।
नहीं नहीं, हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आके हमें भी पकड़ डिहज कर ले जाएंगे। जल्दी भागो, चलो यहाँ से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। भोलू उन दोनों की बात नहीं मान और हिरानी को बचने चला गया। भोलू हिरानी के पास गया और अपने दांतों से जल को काटने लगा। फिर हिरानी भोलू को देखने लगी और उसको अपने से भगा देने पर बहुत ही शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस जाल को नहीं कट पाओगे, ये जाल बहुत ही मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सीकरी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगा। तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से बेटा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलता हूँ। हिरानी भोलू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे वह अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे भोलू ने जाल को कट दिया और हिरानी को बाहर निकल दिया। जल से मुक्त होते ही हिरानी की आंखों में अंशु आ गया, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अज उसकी जान बचा ली। फिर वो भोलू को पास बुलाती है और कहती है, अब वो बेटा मेरे पास आवो। मैं अब ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुमने मुझे रहने की जगह नहीं दी। तब मैं बहुत ही डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। फिर एक तोता ने मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के नीचे उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैं तुम्हें इस जल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद दी और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि सीकरी तुम्हें पकड़ लिए चलेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। दरअसल मैं उस दिन बेहद ही दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो, अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे, मेरे बेटे की तरह। उस दिन से हिरानी और बकरी का बच्चा खुशी खुशी रहने लगे। वन का राजा बहुत ही दयालु था, इसीलिए सभी जानवर खुश रहते थे। उसका एक नियम था, शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो। एक दिन रिंकी रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। उफ, ये शेर सिंह और इसके फालतू नियम। शिकार मत करो, मिलजुल कर रहो, बकवास। मैं एक शिकारी हूँ और मेरा धर्म है शिकार करना। आज इस मेमने को खाकर मैं शेर सिंह के नियम की धज्जियां उड़ा दूंगी। आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। बकरी, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे मत मारो। क्या तुम्हें पता नहीं कि जंगल में किसी जानवर को यूं ही मारने का नियम नहीं है? क्या तुम शेर सिंह के बनाए नियमों के खिलाफ जाओगी? रुक जाओ रिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रिंकी, मेरे जंगल में बच्चों पर हमला करना सबसे बड़ा अपराध है। अपराध महाराज? ये जंगल यहाँ बड़ा जानवर छोटे को खाता है। आप हम शिकारियों को घास फूस खाने वाला बना रहे हैं। जंगल का नियम पेट भरने के लिए है, क्रूरता के लिए नहीं। तुम्हारी नीयत में खोट है। मैं तुम्हें एक मौका और नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे जंगल से। अगर कल सूरज उगने तक तुम यहाँ दिखी तो वह तुम्हारा आखिरी सवेरा होगा। सबके सामने बेइज्जत होकर रिंकी को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर शेर सिंह को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश थी। सुंदर वन की सीमा के पार काली घाटी थी, मौत और सन्नाटे का घर। यहाँ ना कोई नियम था, ना कोई राजा। यहाँ बस एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस जंगल में एक शेर था, गुज्जर सिंह। वो अपने ही गिरोह के एक भेदिये को डरा रहा था, क्योंकि भेदिया ने शिकार में हिस्सा मांगा था। हिस्सा जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। दूर खड़ी रिंकी लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह शेर बिल्कुल शेर सिंह जैसा दिखता था, वही चेहरा, वही कद काठी, बस फर्क था तो उन खूनी आंखों का। अरे बाप रे, ये तो शेर सिंह का जुड़वा लगता है। अगर मैं शेर सिंह की जगह इसे बिठा दूं तो पूरा जंगल मेरी मुट्ठी में होगा। रिंकी हिम्मत करके गुज्जर सिंह के पास जाती है। महाराज की जय हो, आप तो साक्षात काल के अवतार हैं। तू कौन है और मेरे इलाके में क्या कर रही है? भाग यहाँ से, वरना नाश्ता बना लूंगा। महाराज, नाश्ता तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पास के सुंदर वन में एक राजा है, शेर सिंह। वह बिल्कुल आपका हमशक्ल है, लेकिन निहायती डरपोक। वहां जानवर इतने मोटे ताजे हैं कि पकड़ने के लिए दौड़ना भी नहीं पड़ता।
हम शक्ल और डरपोक? जी महाराज, आप बस मेरे साथ चलिए। असली शेर सिंह को हटाकर आप गद्दी पर बैठ जाइए। किसी को पता नहीं चलेगा। आप राज करेंगे और शिकार खुद चलकर आपके पास आएगा। बिना मेहनत के राज सौदा बुरा नहीं है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो आप मुझे उसी वक्त मार दीजिएगा। लेकिन सोचिए महाराज सुंदरवन का ऐशो आराम। बैठ जाए। उनकी नजर जंगल की सबसे बुजुर्ग गौरी बकरी पर थी। महाराज और रिंकी, तुम यहाँ, तुम्हें तो देश से निकाला गया था ना? वक्त बदल गया है गौरी, अब इस जंगल में नए नियम चलेंगे। क्यों महाराज? बिल्कुल गौरी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे बासी खाना पसंद नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जंगल का नियम है, भाड़ में गया नियम। फिर गुज्जर सिंह गौरी को दबोच लेता है। छोटू एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी। इस पुरानी गुफा में ले चलो रिंकी, आज रात की दावत का इंतजाम हो गया। अगली सुबह तक यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि शेर सिंह रक्षक नहीं भक्षक बन गया है। जानवरों की भीड़ राजशिला के बाहर न्याय मांग में पहुंची। असली शेर सिंह, जो अभी सोकर उठा है, बाहर आता है। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हंगामा है? सब खैरियत तो है? खैरियत? तुम पूछते हो खैरियत? वाह रे राजा, रात को गौरी को उठाकर ले गए और अब भोले बन रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कल शाम से अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकला। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि गॉडी कहाँ है। झूठ झूठ। नन्हा छोटू भीड़ से निकलकर आगे आता है। उसकी आंखों में आंसू है। महाराज, झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप मेरी माँ को घसीटते हुए पुरानी गुफा की तरफ ले गए और आपके साथ वह दुष्ट रिंकी लोमड़ी भी हंस रही थी। रिंकी लोमड़ी? छोटू ने मुझे देखा और रिंकी को भी समझ गया। यह उस धूर्त लोमड़ी की चाल है। उसने मेरे जैसा दिखने वाला कोई बहरूपिया ढूंढ लिया है। शांत हो जाओ मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे राजा के रूप का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तुम्हें अपनी आंखों से सच देखना होगा। चलो मेरे साथ पुरानी गुफा की ओर। सभी जानवर गुफा में जाते हैं। उन्होंने देखा वहाँ पर एक और शेर था, एकदम शेर सिंह जैसा, और वहाँ रिंकी लोमड़ी भी थी। वहाँ पर गौरी भी थी, बेहोशी के हालात में। शेर सिंह और गुज्जर सिंह आमने सामने खड़े थे। हाँ, तो असली राजा आ ही गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो बेवकूफों, मैं हूं तुम्हारा नया राजा। यह तो बस एक कमजोर परछाई है। राजा वो नहीं जो प्रजा को डराए। राजा वो है जिसके पीछे प्रजा खड़ी हो। मेरी गौड़ी को छोड़ दे और वापस अपनी काली दुनिया में लौट जा। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अगर हिम्मत है तो मुझसे छीन ले। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसे सुंदरवन का इतिहास कभी नहीं भूलेगा। शेर सिंह ने गुज्जर सिंह को हरा दिया और फिर। और तुम रिंकी? महाराज, मैं तो। खामोश, तुमने ना केवल मुझे धोखा दिया बल्कि एक माँ और बच्चे को तड़पाया। तुम्हें इस जंगल से निकाला गया था, अब तुम्हें समाज से निकाला जाता है। रिंकी को उसकी करनी का फल मिला। शेर सिंह ने गौरी को आजाद किया। उस दिन सुंदरवन ने जाना कि असली राजा की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से होती है। और सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। गधा प्रसाद दिनों दिन आलसी हो रहा था, जिससे उसकी माँ परेशान थी। अरे पड़ा पड़ा सोता ही रहता है,
कभी काम में भी जाया कर। पड़ोस वाले हिरण के बच्चे को देखो, दिन भर बेचारा शेर सिंह के साथ जंगल की देख रेख करता है। देखना माँ, एक दिन शेर सिंह उसका ऐसा देख रेख करेगा कि हिरण का बच्चा सीधा उनके पेट में ही मिलेगा। फिर आप मुझे खुद बोलोगी कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। क्यों ज्ञानी बोल के गधा समाज की इज्जत डूबा रहा है? देख बेटा, हमारा काम सिर्फ बोझ उठाना है। भगवान ने हमें ज्यादा बुद्धि नहीं दी है, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, ज्ञान की बात छोड़ दे और कोई काम कर। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पर फक्र होगा। हाँ। शेर सिंह के पास एक भालू आता है और गंभीर स्वर में कहता है, शेर सिंह बहुत ही काम की खबर लाया हूँ। आपका दुश्मन कालू भेदिया है। उसने अपने साथियों संग मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है, जरा बच के रहिए। ये कालू को मुझसे क्या तकलीफ है? हर बार मेरे ही जंगल को निशाना बनाता है। अच्छा बताओ कि क्या साजिश है? नहीं पता, बस इतना मालूम है कि उन्हें एक जानवर की तलाश है जो आलसी हो और बोझ उठाने के लिए बना हो और जिसकी बुद्धि कमजोर हो। लगता है अब एक जासूस बनाना पड़ेगा जो वहां जाकर भेड़ियों का पर्दाफाश कर सके और सबूत ला सके। अगले दिन शेर ने एक घोषणा करवाई। अगले दिन गधा टहलते हुए भेदिये के इलाके की तरफ गया। गधे को देखकर एक भेदिया उसके पास आया। अरे ओए गधे, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तू इस जंगल का नहीं लगता। तेरा पहचान बता। क्या शेर सिंह ने तुम्हें भेजा है? किस काम के लिए भेजा है? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि वो हमारे सरदार का बहुत बड़ा दुश्मन है? मालूम है हुजूर, इसीलिए तो यहाँ मरने के लिए मुझे भेज दिया है। शेर सिंह कहता है कि मैं उसके जंगल के लिए बोझ हूँ। मेरी कम अक्ल और आलसीपन से पूरा जंगल परेशान है और इसलिए सजा के रूप में मुझे इस जंगल में भेज दिया है। तभी सरदार कालू आता है। क्या बात है? और यह गधा कौन है? हमारे जंगल में तो कोई गधा ही नहीं है, तो फिर यह यहाँ कैसे आया? सरदार यह कहता है कि इसे शेर सिंह ने इसे कम अक्ल और आलसीपन की सजा दी है और सजा के रूप में इसे हमारे जंगल मरने के लिए भेज दिया है। अब आप बताइए कि हम इसका क्या करें? अरे यह तो हमारे लिए काम का जानवर है। हमें ऐसे ही प्रतिभावान जानवर की तलाश थी। गधे को हमारे जंगल में रहने दो। उस शेर सिंह को इसकी कदर नहीं है। शुक्रिया हुजूर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने दयालु हैं, वरना शेर सिंह तो आपको धूर्त, दुष्ट, बेईमान, जलील, कुत्ते का बच्चा, डरपोक, नामर्द, 10 पाप का। बस कर भाई, और कितना बोलेगा? मुझे समझ आ गया और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सुन गधे, यहाँ रहने का एक ही नियम है, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जो जो काम बताएंगे वह चुपचाप करना होगा। ठीक है। अरे आप तो हमारे माए बाप बन गए हो, अब तो हर बात माननी पड़ेगी। बोलिए क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस जब हम सब सो रहे हों तो हमारी गुफा की पहरेदारी करनी पड़ेगी ताकि हम पर कोई हमला ना कर सके। सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? इसका तो अलग काम था, तो इससे यह काम क्यों करा रहे हैं? मुझे इस पर शक है। जरूर ये हमें आज रात नुकसान पहुंचाने की तैयारी करेगा। हम सब आज रात चौकन्ना रहेंगे, कोई भी नहीं सोएगा। गधा सारी रात गुफा के बाहर खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि शेर सिंह ने उसे पूरी तरह समझाकर भेजा था। सरदार, यह गधा तो कोई ऐसी उल्टी हरकत नहीं कर रहा है जिससे इस पर शक किया जा सके। यह तो ईमानदारी से बाहर खड़ा है। लगता है गधे को सच में बाहर निकाल दिया गया है। हम इस पर बेवजह शक कर रहे हैं। अब हमें सो जाना चाहिए, कल बहुत जरूरी काम है। कालू भेदिये को गधे के ऊपर अब कोई शक नहीं था। उसने उसे बुद्धू और कम अक्ल का जानवर मान लिया था। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। मैंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया। पता नहीं शेर सिंह ने क्या सोच के तुम्हें निकाल दिया। तुम तो बहुत समझदार बुद्धिमान प्राणी हो। शुक्रिया हुजूर, आखिरकार आप ही वो जानवर हैं जिसने मुझे पहचान लिया। आपने मेरे अंदर का ईमानदार प्राणी देखा, मेरी मदद की। असली राजा बनने का हक तो सिर्फ आपको मिलनी चाहिए। ठीक है गधे, तुम अब मेरे काम के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूं। तुम्हें बड़े बड़े पत्थर अपने पीठ में लाद कर पहाड़ी की ऊंचाइयों में ले जाना है। बस यही करना है। क्या तुम कर पाओगे? अरे बिल्कुल हुजूर, आपकी हर हुक्म सर आंखों पर मैं ये काम जरूर करूंगा। गधा मान जाता है और अगले दिन से पत्थर ऊंचाई तक पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों तक वो ऐसा ही करता है। एक दिन उससे मिलने भालू आता है। बताओ क्या सबूत तुम्हारे हाथ लगा? ये भेदिये क्या काम करने के लिए कह रहे हैं? अरे
ये मुझसे पत्थर ढुलवा रहे हैं, मुझे भी अजीब लग रहा है। रोज सुबह सुबह पत्थर को ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए मुझे भेज देते हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। क्या पत्थर ढुलवा रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। खैर, जो भी हो, तुम लगातार नजर रखो। मैं चाहता हूं कि तुम उनसे बचकर काम करो। जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। भालू यह बात शेर सिंह को भी बताता है। उसे सुनकर शेर भी सोचने लग जाता है, आखिर कालू का प्लान क्या है? इतने सारे पत्थरों को ऊपर चढ़ाकर क्या करेगा? जो भी हो, कालू बहुत ही खतरनाक प्राणी है। उसके हर मूवमेंट में हमारी नजर होनी चाहिए। कुछ दिनों तक गधा पत्थर ले जाता रहता है और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब यहां से जाओ और तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर में मौजूद है। गधा नीचे आ गया। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज को पानी में फेंक रहा हो। उसने देखा तो भेड़िए सारा पत्थर नदी में गिरा रहे थे। अच्छा प्लान बनाया है, मगर मेरा नाम भी गधा प्रसाद है। मुझे इसकी जानकारी पहले से थी। अब यह बात शेर सिंह को बताना पड़ेगा। गधा शेर के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। शेर सिंह बड़े ही बेवकूफ जानवर हैं। पहले पत्थर को ऊंचाई तक पहुंचाई और उसके बाद सारे पत्थर नदी में फेंक रहे हैं। बताओ, कोई बुद्धिमानी की बात है? क्या वो पत्थर पानी में फेंक रहे हैं? अरे बेवकूफ, यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना पत्थर डालकर नदी का पानी रोक देंगे और नदी का पानी हमारे जंगल का जीवन है। उसे वह रोक रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। शेर भागा भागा भेड़ियों के पास जाने लगा। मगर शेर सिंह ने गधे की बात नहीं सुनी और भेड़ियों के पास जा पहुंचा। मगर बहुत देर हो गई थी। भेड़ियों ने पत्थर डालकर नदी का पानी रोक दिया था। एक बूंद पानी शेर के जंगल की तरफ नहीं जा रहा था। आओ शेर सिंह, अच्छा प्लान बनाया था। गधे को जासूस बनाकर हमारे पास भेजा। तुम्हें क्या लगता है हमें मालूम नहीं चलेगा? मैंने भालू और गधे की पूरी बात सुन ली थी, लेकिन गधा तो गधा निकला। बेवकूफ गधा। कालू, ये पत्थर हटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। जानवरों पर जुल्म मत कर। चल, एक मौका देता हूं। तो खुद यह एक पत्थर हटा। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, हटा ले। शेर सिंह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अकेले पत्थर को हटाना उसके बस की बात नहीं थी। भेड़ियों ने बहुत बेइज्जत करके उसे भगा दिया। शेर सिंह गुस्से में गधे के पास पहुंचा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम समय में उनकी चाल बता देते तो मैं इस घटना को रोक सकता था, लेकिन तुम्हारी मोटी बुद्धि ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया। जंगल एक पानी के संकट में घिर गया है। शेर सिंह, चिल करो भाई, क्यों फालतू डरते हो? मैंने कहा ना, उन बेवकूफों ने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। देखना, वो खुद उस नदी से पत्थर निकालेंगे। मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अब तुम्हारे भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। अब लड़कर ही वो बांध हटाऊंगा। भेड़िए जमकर पार्टी कर रहे थे। तभी एक जानवर भागते हुए पहुंचा। अरे, तुम सब पार्टी कर रहे हो। उधर किसी ने नदी में पत्थर डाल दिया है और जिससे पानी पूरे जंगल में भर रहा है। अगर जल्दी हमने पत्थर नहीं हटाए तो पूरा जंगल पानी से भर जाएगा। सभी मारे मारे नदी के किनारे पहुंचे। सच में सब तरफ पानी ही पानी था। जिस नदी के पानी को रोकने के लिए उन्होंने पत्थर डाला था, उसकी वजह से पानी पूरे जंगल में भर रहा था। अरे बाप रे बाप! अरे बेवकूफों, क्या एक बार भी किसी के दिमाग में नहीं आया? अगर पानी रोकेंगे तो पानी हमारे ही जंगल में भरेगा। सरदार, भारी मिस्टेक हो गया, एकदम बवंडर हो गया। अब क्या करें? करना क्या है कमबख्तों? पत्थर को हटाओ, वो भी जल्दी जल्दी, वरना हमारा ही जंगल पूरे पानी में भर जाएगा और फिर हमें मौका भी नहीं मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी और के लिए गड्ढा खोदने पर वह खुद उसमें गिर जाता है।